मैं समझता हूँ कि ओवैसी साहब को भी अपनी इज्जत के लिए कम से कम ये समझें कि मेरी इज्जत इसमें है कि मैं कोई फालतू बात ना करूं। अब ये जय फिलिस्तीन जो है, हो सकता है कुछ मुसलमान उनकी वाहवाही करें, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है वो समझ रहा है कि फ़िलिस्तीन के नारा लगाने से शपथ में इस वक्त कोई मतलब ही नहीं था और कोई हैसियत नहीं है, कोई बात ही नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। और मैं समझता हूँ कि आज देश फिर तरक्की के रास्ते पर है। जो देश की एक गति थी वो रुकेगी नहीं अब तरक्की की, और ये जय फिलिस्तीन के नारों से कुछ नहीं होगा। फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ हमारी हमदर्दी है, सरकार की हमदर्दी है, हम उन मजलूम लोगों के साथ खड़े हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, सरकार उनकी मदद भी कर रही है, लेकिन असदुद्दीन की जय फिलिस्तीन का नारा उनकी मदद नहीं कर सकेगा, ये मैं मुसलमानों को बता देना चाहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 18वीं लोकसभा के लिए सभी सांसदों ने संसद भवन में गोपनीयता की शपथ ली, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा आखिरकार ओवैसी साहब की रही। ओवैसी साहब ने जैसे ही शपथ ली उसके बाद समझिए कि पूरी संसद भवन में हंगामा शुरू हो गया। ओवैसी साहब का कहना था शपथ के दौरान जय मीम, जय भीम, और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जय फिलिस्तीन। और इसके बाद तो समझिए कि सोशल मीडिया हो या फिर मीडिया हो, पूरी तरीके से अब बहस छिड़ गई है। और मेरे साथ बात करने के लिए मुफ्ती साहब मौजूद हैं। मुफ्ती वजाहत गुजर साहब से बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं, सभी लोगों ने शपथ ली, गोपनीयता की शपथ ली, और सभी नए सांसद वहां पहुंचे अपने अपने तरीके से, किसी ने धार्मिक नारों के साथ भी शपथ ली, लेकिन ओवैसी साहब की शपथ को लेकर अब हंगामा शुरू हो गया है। ये आखिरकार फिलिस्तीन का प्रेम ओवैसी साहब का पहले ही शपथ लेते ही कैसे जाग गया? देखिए, मैं पहले तो जितने भी लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होकर के आए हैं उन सभी को बधाई देता हूं, सभी को मुबारकबाद देता हूं। और सभी ने शपथ ली है, पार्लियामेंट का पहला सेशन है। ओवैसी साहब को मैंने भी देखी है वो वीडियो जिसमें वो शपथ ले रहे हैं। देखिए, शपथ क्या है, लोकसभा के सदस्य बनकर के आए हैं, पब्लिक ने वोट दिया है और लोकतंत्र के मंदिर का वो हिस्सा बने हैं कि 5 साल तक वो लोकतंत्र के मंदिर में जनता की बात कर सकें जी। तो उसका नेपाल से, पाकिस्तान से, सऊदी से, फ़िलिस्तीन से, दुबई से किसी से कोई मतलब नहीं है। जब आप शपथ ले रहे हैं तो आप अल्लाह, ईश्वर, भगवान के नाम से शपथ लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा जय भीम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर तक बहुत ठीक है। बस ये हमारा देश का और मज़हब का मामला था। फ़िलिस्तीन क्या है? फ़िलिस्तीन दूसरा मुल्क है। विदेश पॉलिसीज़ जो है वो सरकार तय करती है, कोई एक सांसद तय नहीं करता है। फ़िलिस्तीन पर हमारा क्या मौक़िफ़ है ये सरकार तय करती है। फ़िलिस्तीन को पहले भी प्रधानमंत्री जी मदद भेज रहे हैं, बराबर जा रही है, लेकिन ये समझ से बहुत परे की बात है कि आप सांसद होने की शपथ ले रहे हैं, आप लोकतंत्र के मंदिर में खड़े हैं, सारी बात भारत से जुड़ी हुई, अचानक से वहाँ फ़िलिस्तीन आ गया। तो इसका मतलब ये है कि आप हमेशा से वो एक लैला मजनू और वो सस्ती शोहरत वाली बात, और हमेशा एक वो जो पागलपन और एक तरीके से बेवक़्त और बेहैसियत जो काम आप करते हैं हमेशा से, वो आपने किया है। अब मैं ओवैसी को इसलिए गंभीर नहीं लेता हूँ कि उनको वक्त की, टाइमिंग की कोई हैसियत उनके यहाँ नहीं है। ना फ़िलिस्तीन का पार्लियामेंट में मुद्दा था, ना विदेश पॉलिसीज़ पर कोई बात हो रही थी, ना वहाँ पार्लियामेंट में इस पर कोई डिबेट थी कि वो फ़िलिस्तीन का जिक्र करते। बेवक्त कोई बात कहना भी समझ लो बेहैसियत है। उस बात की कोई वैल्यू नहीं है जो आप बेवक्त कह रहे हो।
बहैसियत है। लेकिन मुफ्ती साहब एक नया शगुफा तो छोड़ दिया ना कहीं जब हम ग्राउंड पे होते हैं और जब हम मुस्लिम बस्ती में रिपोर्टिंग करते हैं या फिर कुछ लोगों से बात करते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि क्या आप भारत माता की जय बोलेंगे, क्या आप भारत माता की जय बोल सकते हैं, तो उनका सीधा जवाब होता है कि भारत माता की जय हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये कहा गया है कि भारत माता की जय नहीं बोल सकते। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं, आपसे यदि मैं बात करूँगा तो क्या आप बोलेंगे भारत माता की जय या आप बोलेंगे जय फिलिस्तीन? नहीं, मैं भारत माता की जय वाला ही हूँ। मैंने बहुत पहले आर्टिकल भी लिखा है अखबार में, कई अखबारों में छपा था वो, और कई इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ कि हमें वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप उसको लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं। जैसे हम कहेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो आप उसको कहेंगे भारत माता की जय, या बहुत कहेंगे आप उसको वंदे मातरम। इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं आप? लेकिन ओवैसी साहब ने तो ना वंदे मातरम बोला, ना हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला, ना भारत माता की जय बोला। उन्होंने तो कहा जय मीम, जय भीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन। देखिए, वो हज़ारों करोड़ के आदमी हैं, बड़े मालदार आदमी हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए, आप जैसा पत्रकार सीनियर कोई जाकर के पूछे कि फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए 1500 करोड़ रुपए कुछ भेजा आपने, तो नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा आपको। 10-5 करोड़ रुपए दिखावे के लिए गए हो, अलग बात है। सिर्फ वो ज़ुबान से मोहब्बत, वो भी हिंदुस्तान के मुसलमानों को उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि दुनिया में इसराइल और फ़िलिस्तीन की जंग चल रही है, फ़िलिस्तीन कमज़ोर है, इसराइल ताकतवर है, फ़िलिस्तीन के लोगों पर जुल्म हो रहा है, और मैं अकेला मुसलमानों में ऐसा सांसद हूँ। ये मेरी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आज भी फ़िलिस्तीन की जय हम जो है वो सदन में बोल सकते हैं, और बाकी ये सब 25 मुस्लिम सांसद बेकार हैं, चूँकि ये ग़ुलाम पार्टियों से चुन करके आए हैं और इनकी कोई हैसियत नहीं है। हिंदुस्तान में मैं अकेला मुसलमान लीडर हूँ जो मुसलमानों की आवाज़ किसी भी वक्त और किसी भी हाल में उठाता हूँ। जब मीडिया ने सांसद रवि किशन से सवाल किया, गोरखपुर से सांसद हैं, जब उनसे ओवैसी पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब तो कल को भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद भी बोल सकते हैं। देखिए, वो रवि किशन के अपने क्या ख्यालात हैं मुझे नहीं पता है, और लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं, जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो उनका पाकिस्तान प्रेम भी आता है सामने। कई यूनिवर्सिटीज़ में मुझे याद है कि जो है वो मैच देखा जा रहा था, स्टूडेंट्स मैच देख रहे थे और पाकिस्तान मैच हारा है, तो हमारे ही कुछ मुसलमान बच्चों ने मेज़ और कुर्सियाँ और टीवी तक तोड़े हैं। तो लेकिन मैं ओवैसी से ऐसी उम्मीद नहीं लगाऊंगा। ये रवि किशन जी का अपना ख्याल हो सकता है, मेरी इस तरह की कोई राय नहीं है। मैं इसलिए ये उम्मीद नहीं लगाऊंगा ओवैसी जी से कि वो एक लगातार कई बार सांसद बन चुके हैं, उनके बाबा भी कई बार सांसद रहे हैं, लेकिन हैदराबाद की तारीख इसी तरह की है। हैदराबाद ने, चूँकि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत जद्दोजहद और बहुत मेहनत और कोशिशों से हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया है। भारत, वरना हैदराबाद का जो निज़ाम था वो भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, तो ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। और हैदराबादी जो मिजाज है वो भी तकरीबन, और आपने देखा होगा ओवैसी साहब की पार्टी का झंडा मुझे कई बार पाकिस्तान का झंडा लगता है, ऐसा है नहीं है, लेकिन मेरी बात को कोई गलत ना ले जाए, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि कई बार चीज़ें मैच कर जाती हैं। तो रवि किशन जी कह रहे हैं वो उनका अपना ख्याल है, लेकिन मैं ओवैसी साहब से ऐसी उम्मीद नहीं रखता। लेकिन ओवैसी साहब की बातों से मुझे इत्तिफाक नहीं है, और ओवैसी साहब के ख्यालात से भी हमें इत्तिफाक नहीं है। और तकरीबन मैं एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो भी ओवैसी साहब के ख्यालात से इत्तिफाक नहीं रखते, इसलिए उनकी सियासत को आगे नहीं बढ़ा पाए। वो 2 सांसद होते थे, इस बार वो बेचारे एक ही रह गए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ओवैसी साहब को भी अपनी इज़्ज़त के लिए कम से कम ये समझें कि मेरी इज़्ज़त इसमें है कि मैं कोई फालतू बात ना करूँ। अब ये जय फिलिस्तीन जो है, हो सकता है कुछ मुसलमान उनकी वाहवाही करें, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है वो समझ रहा है कि फ़िलिस्तीन के नारा लगाने से शपथ में इस वक्त कोई मतलब ही नहीं था और कोई हैसियत नहीं है, कोई बात ही नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। 2024 का चुनाव मैं भी कवरेज कर रहा था, मैं लगभग 3 महीने बाहर रहा दिल्ली से, और आपको भी मैं देख रहा था लगातार, आपके सोशल मीडिया को हम देख रहे थे कि आप भी लगातार लोगों से मिल रहे थे, वरिष्ठ लोगों से आप मिल रहे थे। 2024 के चुनाव में विपक्ष, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तमाम लोग हों, उन्होंने कहा कि भाई गरीबी, महंगाई, बेरोज़गारी पर उन्होंने चुनाव लड़ा। इधर सत्ता पक्ष की बात करें तो उन्होंने कहा कि भाई विकास हुआ, जीडीपी ऊपर गई, लोगों को रोजगार मिला, इसी विषय पर चुनाव रहा। लेकिन
आज जिस तरीके से शपथ हुई, आप मानते हैं कि ओवैसी साहब को कहना चाहिए था कि गरीबी, बेरोजगारी, इस पर हम चुनाव लड़के आए हैं और आज हम शपथ लेते हैं कि यही मुद्दे हम संसद में लगातार पूरे 5 साल तक यदि सरकार नहीं सुनेगी तो हम उठाएंगे। लेकिन जय फिलिस्तीन बोलकर आप मानते हैं कि क्या एक फिर से एक तबके को उन्होंने खुश करने की कोशिश की है? उनको ना बेरोजगारी से कोई मतलब है, ना महंगाई से कोई मतलब है, ना मुसलमानों के बच्चों की एजुकेशन से कोई मतलब है? देखिए, बेरोजगारी और ये सब बातें तो राजनीति में ना फर्जी होती हैं सब बातें। मैंने मोदी जी के तारीख को लोगों को बताने की इस चुनाव में कोशिश की है कि ऐसा विकास पुरुष हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर और अब तक जो है वो नहीं पैदा हुआ। 60-70 सालों का विकास एक तरफ रहेगा और मोदी जी के इन 10 सालों का विकास एक तरफ रहेगा, और जनता ने इसीलिए उनको तीसरी बार रिकॉर्ड बनाया है कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं और 15 साल के लिए। और मैं तो ये कामना करता हूँ कि भगवान उनको लंबी उम्र दे और वो जब तक जीवित हैं देश के प्रधानमंत्री रहें। मैं समझता हूँ कि जनता ने इन सब चीज़ों को मजाक में लिया है। जिस कांग्रेस ने 40-45 साल इस देश पर राज किया हो, जिनकी नानी, दादी, दादा, बाबा, फूफा, मामा सब मंत्री, प्राइम मिनिस्टर और क्या क्या रहे हो, वो पार्टी 100 पार नहीं कर पाई, 99 पर भी जश्न मना रही थी, ढोल बजा रही थी। अब उनके हालात आप देख लीजिएगा कैसे रहे होंगे। तो पूरे चुनाव में कहा गरीबी झटके में ख़त्म कर देंगे, महंगाई, बेरोजगारी झटके में ख़त्म कर देंगे, बहनें वोट देंगी तो 1 लाख रुपए मिलेगा, ठकाटक खटाखट 8,500 रुपये 1 जुलाई से आना शुरू हो जाएगा। देखिए, 40-45 साल सरकार रही है, पूरे देश को अगर आप निचोड़ देखना चाहते हैं चीज़ों का, तो दंगे के अलावा कुछ नहीं दिया है उन्होंने। तफरकेबाजी दी है, हिंदू मुस्लिम दिया है, मुरादाबाद का दंगा, मेरठ का दंगा, हाशिमपुरे का दंगा, मलियाने का दंगा, भागलपुर का दंगा, इतने दंगे हैं, शामली का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा, इतने दंगे हैं कि हज़ारों हज़ार दंगे हैं और लाखों मौतें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज की जो स्थिति है देश की, आप देश को महसूस करोगे कि वो यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उनकी बराबरी पर जाकर खड़ा हो गया है। आप देखोगे हमारे पास सड़कों का एक बड़ा जाल है, बिजली का एक बड़ा जाल है, हॉस्पिटल्स का। आज हमारे देश में करोड़ों लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, जो वो इलाज के लिए गरीबी की वजह से नहीं मर रहा है, पैसे ना होने की वजह से नहीं मर रहा है। 5 लाख 10 लाख रुपए का इलाज डॉक्टर उसको फ्री दे रहे हैं। देश में भूखा कोई नहीं मर रहा है। आप राशन बांटने जाइए, लोग आपसे राशन नहीं लेंगे, क्योंकि सरकार उनको पूरे महीने का राशन दे चुकी है, और इसकी हज़ारों मिसालें आपके पास मौजूद रहेंगी। और फ्री तालीम है तकरीबन देश में, सरकारी स्कूलों का निज़ाम अच्छा हुआ है, सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, यूनिवर्सिटीज़ बढ़ी हैं, एम्स बढ़ गए हैं, एयरपोर्ट्स बढ़ गए हैं, तो रोज़गार तो खुद ही बढ़ता था। जब व्यवसाय चीज़ें बढ़ती हैं तो फिर रोज़गार तो खुद बढ़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता ने तीसरी बार मोदी जी को जो मौका दिया है, वो इनके ये 40 साल की छल कपट जनता ने तो देखी है ना। 40 साल के दंगे फसाद जनता ने देखे हैं, 40 साल के हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई दंगे, वो सारी चीज़ें जनता ने देखी है। और ये कुछ ही बोलते रहे झूठ का, संविधान बदल जाएगा, दलित काटे जाएंगे, मुसलमान देश में नहीं रह सकेगा, नमाज नहीं पढ़। इन्होंने इतने हथकंडे किए तो भी तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं है अब ये जय फिलिस्तीन, हिंदू मुस्लिम। और मैंने देखा कि जैसे ही इनको लग रहा था कि मोदी जी का थोड़ा कुछ हो सकता है, तो पोस्टें आनी शुरू हो गई थी कि मस्जिद वापस बनाएंगे, राम मंदिर का ये कर देंगे, मथुरा काशी कैसे ले सकते हैं। लेकिन मोदी जी बन गए, आज तमाशा बने हुए हैं सब। और मैं समझता हूँ कि आज देश फिर तरक्की के रास्ते पर है। जो देश की एक गति थी वो रुकेगी नहीं अब तरक्की की। और ये जय फिलिस्तीन के नारों से कुछ नहीं होगा। फिलिस्तीन के लोगों के साथ हमारी हमदर्दी है, सरकार की हमदर्दी है, हम उन मजलूम लोगों के साथ खड़े हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, सरकार उनकी मदद भी कर रही है। लेकिन असदुद्दीन के जय फिलिस्तीन का नारा उनकी मदद नहीं कर सकेगा, ये मैं मुसलमानों को बता देना चाहता हूँ। आखिरी सवाल आपसे यह है कि 5 साल, पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी रहे, आपने कहा तीसरी बार भी जनता ने समर्थन दिया और मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो गए। लेकिन जब ये कहा जाता है कि मुसलमानों को भारत में रहने की आज़ादी, ना बोलने की आज़ादी है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी जी मुसलमानों को दबा रहे हैं, देश में मोदी जी मुसलमानों को दबा रहे हैं, और जब भरी संसद में ये कहा जाता है जय फिलिस्तीन, तो आप इसको क्या समझते हैं कि मुसलमानों को
दबाया जा रहा है, या इतनी बड़ी आज़ादी एक सांसद को है कि भाई वो लोकतंत्र के उस मंदिर में खड़े होकर भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते, जय भारत नहीं बोलते, बल्कि जय फिलिस्तीन बोलते हैं। देखिए विनोद भाई, ये सब फर्जी बातें हैं और दुनिया देख रही है कौन किसको दबा रहा है। इस मुल्क का लोकतंत्र मैं समझता हूँ कि मजबूत होने के साथ साथ इतना जज्जर भी है कि वो लोग जो ये कहते हैं कि भारत माँ पर हमारा विश्वास नहीं, वो भी संसद बन जाते हैं, वो भी MP बन गए हैं। जो कहते हैं कि भारत का कानून पर हमें विश्वास नहीं है और भारत को हम अपना देश नहीं मानते, वो भी MP बन गए हैं। और भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ये कहने वाला कि उनकी बोटी बोटी कर देंगे, वो भी MP बन गए हैं। वो भी शपथ उसी सदन में लिए जहाँ मोदी जी बैठे हुए थे। और जो भारत माँ की टुकड़े करने वाले हैं कि तेरे टुकड़े हज़ारों होंगे, वो भी चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली में। तो लोकतंत्र बहुत मजबूत है देश का, और मोदी जी ने उसको और मजबूती दी है कि उनकी बोटी करने वाला भी उसी संसद में शपथ ले रहा है जिस संसद में, जिस डाइस पर मोदी जी ने शपथ ली है। तो मुसलमान झूठ बोल रहा है कि हमें दबाया जा रहा है, कि या कोई भी कम्युनिटी ये कह रही है कि हमें दबाया जा रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं। यार, आप तो देश के उस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को टुकड़े करने की बात कर रहे हो, उनकी गर्दन काटने की बात कर रहे हो, और आप जो है देश में जय फिलिस्तीन लगा रहे हो। आप कह रहे हो कि हम भारत माता की जय भी नहीं बोलेंगे। सब कुछ करने के बाद भी आप बिल्कुल खुली आज़ादी के साथ लेते हो और कहते हो लोकतंत्र खतरे में है, और कहते हो कि भारत खतरे में है, और कहते हो कि कानून संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो संविधान को ख़त्म करने वाले भी आप हैं। इसका मतलब आप संविधान अपनी मर्जी का चाहते हैं, आप कानून अपनी मर्जी का चाहते हैं, जो आपको मोदी के टुकड़े करने की इजाज़त दे, जो आपको भारत को टुकड़े करने की इजाज़त दे। आप कानून इस तरह का चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि देश की जनता, ये दुनिया जान रही है कि इनके चेहरे, इनकी ज़ुबान और इनकी सब बातें जो हैं वो विश्वास के काबिल नहीं है। अलग अलग चीज़ें हैं। भारत का लोकतंत्र पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है, और मोदी जैसा विकास पुरुष, एक ऐतिहासिक शख्सियत भी अपने टुकड़े करने वाले को अपने संसद में देख रहा है। तो यही भारत के लोकतंत्र की बेहद खूबसूरती है कि जो मुफ्ती साहब ने बताया, लेकिन जिस तरीके से जय फिलिस्तीन का नारा देकर अब ओवैसी साहब ने एक नई बहस को उत्पन्न कर दिया, एक नई बहस छेड़ दी है, उसके बाद आखिरकार अब ओवैसी साहब का क्या होगा, क्योंकि उन पर भी कहीं ना कहीं संसदी छिटकने की, सांसदी जाने की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा।